मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अखिलेश यादव फंस जाते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अखिलेश यादव नहीं गए थे। इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने तो राम मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल बनाने तक की बात कह दी थी। यह भी पूछा जाता था कि राम मंदिर बनने से हो क्या जाएगा, क्या राम मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा क्या? इसी तरह के सवाल पूछने वालों को अब जवाब मिल गया है। आईआईएम लखनऊ की एक स्टडी से पता चला है कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की इकोनॉमी किस तरह से रॉकेट बनी। आईआईएम लखनऊ की स्टडी इकोनॉमिक रिनेंस ऑफ अयोध्या के मुताबिक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद टूरिज्म, रोजगार, निवेश और रेवेन्यू में तगड़ा उछाल आया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 6 महीने में 11 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। अनुमान है कि सालाना 5 से 6 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। अयोध्या में स्थानीय कारोबारियों की इनकम 5 गुना बढ़ गई है। पहले 500 रुपए प्रतिदिन कमाने वालों की आय अब 2500 रुपए प्रतिदिन तक चली गई है। राम मंदिर के आसपास प्रॉपर्टी के रेट 5 से 10 गुना बढ़ गए हैं। अयोध्या में 150 से ज्यादा होटल और होमस्टे खुल गए हैं। ऑनलाइन होटल बुकिंग में 400% तक का उछाल आ चुका है। राम मंदिर बनने के बाद यूपी का जीएसडीपी यानी जो राज्य का बजट है वो 11.6% बढ़कर 27 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। अयोध्या में टूरिज्म से जुड़ी इकोनॉमी 2028 तक 18,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अयोध्या में 85,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाईटेक रेलवे स्टेशन और सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ से रोजगार और उद्योग को बड़ा फायदा मिला है। आईआईएम की स्टडी का दावा है कि अयोध्या में 6,000 के करीब नए एमएसएमई शुरू हुए हैं। अगले 4 से 5 साल में अयोध्या में 1.25 लाख नए रोजगार पैदा होने का अनुमान। यानी राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की किस्मत बदल गई और इसमें योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ राम मंदिर बन गया, वहां जो लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सारी चीजों की व्यवस्था पुख्ता की गई, इसलिए यह उछाल दिख रहा है। यानी राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में जो लोग पूछते थे कि क्या बदल जाएगा, अब आईआईएम की रिपोर्ट बता रही है कि लोगों की जिंदगी बदल गई। रामलला की कृपा बरस रही है। हर सेक्टर में विकास हो रहा है और इसका सीधा फायदा अयोध्या के लोगों को मिल रहा है। सुनिए खुद अयोध्या की पब्लिक क्या बता रही है। जो अयोध्या की जीडीपी है वो पिछले 2 सालों में 2.5 गुना बढ़ी है और यहाँ जो रोजगार का प्रतिशत है वो कम से कम 30 से 40% बढ़ा है रोजगार। देखिए, व्यापार में तो बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है क्योंकि पहले की अपेक्षा अब बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। व्यापार भी अच्छा बढ़ा है, काफ़ी होटल्स आ रहे हैं अपने यहाँ, जिसकी वजह से बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो टूरिस्ट आ ही रहे हैं। बढ़िया बढ़ गया है। योगी और मोदी जी की कृपा से यहाँ का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है सबका। कई गुना बढ़ा होगा? कम से कम 5, 6, 10 गुना बढ़ गया मान के चलो। पहले से अपने बहुत ज्यादा बढ़ गया। लगता है अयोध्या की आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत है। हाँ, बहुत मजबूत है यहाँ की। यानी अयोध्या के लोग बम बम है। मोदी योगी की वजह से उनकी जिंदगी बदल गई, ये कह रहे हैं। अब अयोध्या के लोगों का तो समय बदल गया। सीए पति के जिस केस की हर जगह चर्चा हो रही है उसके बारे में डिटेल में बताता हूं। आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कैसे मामले आजकल सामने आ रहे हैं। अंशुल धवन और महक की शादी 25 सितंबर को धूमधाम से हुई थी पिछले साल और शादी को अभी 4 महीने ही बीते थे। महक 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन 15 फरवरी को उसका मर्डर हो गया वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद। महक के मर्डर की जो स्टोरी उसके पति अंशुल ने सुनाई, उस पर ना तो महक के परिवार को यकीन हुआ, ना ही पुलिस को अंशुल की बातों में सच्चाई दी। अंशुल ने मर्डर से पहले लूट का ड्रामा रचा। पत्नी के मर्डर की पहले से प्लानिंग कर रखी थी। ऐसे में जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो अंशुल ने पुलिस को किसी स्क्रिप्ट की तरह कहानी सुना डाली। अंशुल ने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी महक के साथ हरियाणा के हांसी से गुरुग्राम लौट रहा था। रात करीब 8 बजे झज्जर में उसके साथ लूट की वारदात हुई। कुछ लोग आए और उन्होंने उनकी कार रुकवा ली, जिसके बाद लुटेरों ने मारपीट और लूटपाट की। लुटेरों ने मारपीट के दौरान पत्नी महक की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लुटेरे कार लेकर फरार हो गए। अंशुल ने पुलिस को अपने माथे पर चोट के निशान भी दिखा दिए। अंशुल अपनी पत्नी की हत्या कर भी सकता है, इस बात का शक किसी को भी नहीं था, क्योंकि दोनों के बीच कोई मनमुटाव तो था नहीं। पिछले 4 महीनों में कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था जिससे अंशुल पर मर्डर का शक किया जाए। दोनों की अरेंज मैरिज थी और दोनों पति पत्नी अच्छी नौकरी कर रहे थे। महक कथूरिया गुरुग्राम में एक प्राइवेट बैंक में डिप्टी मैनेजर थी। वो पिछले 5 साल से प्राइवेट बैंक में नौकरी कर रही थी। अंशुल धवन भी गुरुग्राम में चार्टर्ड अकाउंटेंट था। महक और अंशुल की शादी 25 सितंबर 2025 को हिसार में हुई।
दोनों के बीच में अब तक किसी तरह के मनमुटाव की बातें सामने नहीं आई थी। अंशुल ने महक के मर्डर का ऐसा प्लान बनाया था जिस पर किसी को शक ना हो, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अंशुल की कहानी 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। पुलिस ने इस मर्डर की गुत्थी को 18 घंटे में ही सुलझा लिया। अंशुल ने पत्नी के मर्डर की प्लानिंग तो बहुत पहले से कर रखी थी, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के सामने उसकी पोल खुल गई। अंशुल ने दावा किया था कि मर्डर के दौरान लूटपाट और मारपीट हुई थी, लेकिन वो पुलिस को लुटेरों का हुलिया और वारदात के बारे में ज्यादा बता नहीं पाया। अंशुल धवन ने घटना को अंजाम देने के लिए सुनसान रास्ता चुना, जबकि आमतौर पर गुरुग्राम जाने के लिए रास्ता नहीं लिया जाता। पुलिस को इस पर भी शक हो गया। अंशुल ने बताया कि मेन रोड से 100 मीटर अंदर कच्चे रास्ते पर वारदात हुई, लेकिन पुलिस को मौके पर लूटपाट के कोई निशान नहीं मिले। अंशुल ने बताया था कि लुटेरे महक के मर्डर के बाद कार लूट कर ले गए, लेकिन पुलिस को अंशुल की कार वारदात वाली जगह से थोड़ी दूर पर ही मिल गई। वारदात वाले दिन अंशुल अपनी ससुराल से गुरुग्राम लौट रहा था, लेकिन अंशुल ने हत्या के 2 घंटे बाद महक के परिवार वालों को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर जाकर लूट और मर्डर का क्राइम सीन रिक्रिएट किया, लेकिन एक भी एंगल अंशुल की कहानी से मेल नहीं खा रहा था। इसलिए पुलिस का शक बढ़ गया कि ये जो कह रहा है और जो हुआ है वो तो मैच नहीं हो रहा। महक के परिवार वालों का भी कहना है कि अंशुल ने पहले से हत्या की प्लानिंग कर रखी। एक बार महक की बहन को सुनिए वो क्या बता रही है, फिर आपको बताता हूं कि पुलिस ने यही हत्यारा है ये कैसे पकड़ा। उसकी गर्दन काटी हथियार से, पता नहीं वो हथियार लाया कहां से था। उसकी कितने टाइम की प्लानिंग थी कि हाँ भाई हथियार मेरे हाथ में आया और उसने ग्लव्स पहने हाथों में और उसका कत्ल करा। और उसको मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन को अब इंसाफ दो और उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दो। इसमें वो अकेले ने ही सब काम करा, वो अकेले ने ही करा है। उसने किसी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन हमें इस चीज का पता है कि ये काम करने के बाद उसने जो पहला फोन किया वो अपनी बहन और जीजे को फोन किया, क्योंकि मौके पे जब पुलिस नहीं थी लेकिन बहन जीजा वहीं पे बैठा था। इस रास्ते से कभी भी नहीं जाते, उसको ये करना था ना, आज उसकी हत्या करनी थी ना मेरी बहन की, इसीलिए उसने ये रास्ता अपनाया। पूरी प्लानिंग के तहत वो पूरी प्लानिंग के साथ था, वो काफी टाइम से प्लान कर रहा था, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं चला कि वो इतना प्लान कर रहा है। दिमाग में इतना शातिर दिमाग था उस बंदे का। कहते हैं अपराधी कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। यहां अंशुल ने पुलिस को कई क्लू दे दिए थे। पुलिस ने जब अंशुल से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अंशुल ने पुलिस को जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। पूछताछ में अंशुल ने बताया कि उसने महक की हत्या की प्लानिंग पहले से कर ली थी। मर्डर के लिए वो कैंची और ग्लव्स साथ लेकर आया हुआ था। गुरुग्राम पहुंचने से पहले उसने हाईवे पर सुनसान इलाका चुना। अंशुल अपनी कार को झज्जर बादली मार्ग से 100 मीटर अंदर कच्चे रास्ते पर लेकर गया, जिसके बाद सबसे पहले उसने अपनी पत्नी महक का गला घोटा, बाद में कैंची से उसके गले पर वार करके मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद महक की लाश को एक सूखी हुई नहर में फेंक दिया। प्लान के मुताबिक मर्डर के बाद लोगों की मदद से पुलिस को कॉल किया। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? जो शादी के 4 महीने बाद अंशुल ने महक के मर्डर का प्लान बनाया, आखिर क्यों बनाया? अंशुल ने पुलिस को जो बताया वो चौंकाने वाला था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि अंशुल को अपनी पत्नी महक के कैरेक्टर पर शक था, क्योंकि महक फोन पर लगातार बात करती रहती थी और अंशुल को बताती थी कि बैंक के कर्मचारियों से बातचीत कर रही है। ऐसे में अंशुल को शक था कि महक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। आप सोचिए, उसने शक पे मर्डर कर दिया। और तुमको कैसे पता कि वो बैंक का काम नहीं कर रही थी, बैंक के लोगों से बात नहीं कर रही थी? और अगर शक था, कुछ था, नहीं था, जो भी था, अलग हो जाते भाई। प्रेग्नेंट बीवी को मार दिए। क्या ही चल रहा है भाई? कहीं पत्नी मार दे रही है, कहीं पति मार दे रहा है।